जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है कि कैसे शांति बहाल होने के बाद पूरे गजा को एक वहां पे तकरीबन 65,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से नेतन्याहू को एक तरीके से वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया है। नेतन्याहू ने पिछले दिनों कतर के प्रधानमंत्री के से उन्होंने एक तरीके से माफी भी मांगी है और इन सब लोगों को मिलकर एक अपनी सेना बनानी चाहिए कि जानबूझकर इजराइल फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है, इंटेंशनली उनकी जान ले रहा है। नेतन्याहू ने जो बातें कही हैं या जिस प्लान के लिए वो तैयार हुए हैं, क्या वो इजराइल में हिब्रू भाषा में वही बात अपने लोगों से कहते हैं या नहीं कहते? क्या आप तैयार हैं एक ऐसे धमाके के लिए जो मिडिल ईस्ट की सियासत को हिला दे? ट्रंप का गजा शांति प्लान 20 पॉइंट्स का ये जाल, क्या ये हमास को घुटनों पर ला देगा, गजा को एक नया रूप देगा या फिर नया तूफान खड़ा कर देगा? ये प्लान गजा युद्ध को तुरंत रोकने, हमास को हथियार डलवाने, बंधकों की रिहाई और ट्रंप डेवलपमेंट प्लान से गजा को रिवाइव करने का दावा करता है। लेकिन क्या ये विवादास्पद है? बिल्कुल। अमेरिकी डोमिनेंस का साया, बहुत से सवालों के जवाब अनुत्तरित, कोई जवाब नहीं। और फिलिस्तीनी ड्रीम्स का क्या? रूस को चुप भी रहा है। और हां, क्या अब इसके बाद ट्रंप का नोबेल पुरस्कार का जो ख्वाब था वो पूरा हो सकता है? लेकिन फेलियर भी बहुत ही घातक है अगर फेल साबित हुए तो। चलिए रूस के एंगल से झांकते हैं, ट्रंप के फायदे नुकसान गिनते हैं और आने की जो आगे वाली पॉसिबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और फॉरेन अफेयर्स के तो एक्सपर्ट हैं। आशुतोष सर, इस मुद्दे पर सर शुरुआती विचार। जी अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये अब तक का सबसे क्रिएटिव प्लान है। क्रिएटिव प्लान इसलिए है क्योंकि 20 सूत्रीय प्लान है और 20 सूत्रीय प्लान के अंदर सिर्फ इतना नहीं है कि गजा में जो फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में सीजफायर होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने पूरा एक प्लान रोल आउट किया है और रोल आउट करके ये बताने की कोशिश की है कि गजा के अंदर उसको रीडेवलपमेंट का प्लान है, उसको ठीक से करने की कोशिश करेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप माने तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है और मुझे लगता है कि ये इजराइल के लिए भी एक अच्छा मौका है और साथ ही साथ फिलिस्तीनियों के लिए भी अच्छा मौका है। फिलिस्तीनी खासतौर पर हमास के लिए एक अच्छा मौका है और नेतन्याहू के लिए एक अच्छा मौका है कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और अब गजा के अंदर शांति का आगाज करें। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इसमें? महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी चीजें आपने बता दी हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है कि कैसे शांति बहाल होने के बाद पूरे गजा को एक वहां पे डेवलपमेंट यानी विकास का पूरा प्लान तैयार किया जाए, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और उसमें सिर्फ ट्रंप उसके चेयरमैन है और टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ और एक्सपर्ट्स भी होंगे, कुछ और देशों के लोग भी होंगे। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। पहली बात महत्वपूर्ण ये हुई है कि नेतन्याहू ने पिछले दिनों कतर के प्रधानमंत्री के से उन्होंने एक तरीके से माफी भी मांगी है और ये कहा है कि हमसे गलती हुई, जो दोहा में जाके हमने हमास के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये कतर के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उन दोनों ने मिलकर हमास से बातचीत की और हमास को ये प्लान रोल आउट किया है। तो एक लिहाज से ये देखें तो ये अच्छा प्लान है, बढ़िया प्लान है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत इसकी फिलिस्तीनियों ने चुकाई जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया था। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन 65,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया है। साथ ही साथ पूरी दुनिया इस बात को लेकर पूरी तरीके से तबाह है, परेशान है और सीधे इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे जो नरसंहार जेनोसाइड का नाम दिया जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से नेतन्याहू को एक तरीके से वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया है और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो इजराइल के साथ किसी लंबे समय तक, जब तक नेतन्याहू है, कोई लंबा उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा कोलंबिया के एक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तीसरी दुनिया के लोग हैं इन सब लोगों को मिलकर एक अपनी सेना बनानी चाहिए और इन सबको गजा के पक्ष में खड़े होकर इजराइल का मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ साथ इस वक्त जब मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं तब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इवन अमेरिका के अंदर स्थिति यह है कि अभी पिछले दिनों एक सियरा यूनिवर्सिटी और सीबीएस का एक सर्वे आया है और इस सर्वे ने साफ तौर पे कहा है कि 40% लोग अमेरिका में अब ये मानने लगे हैं कि जानबूझकर इजराइल फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है, इंटेंशनली उनकी जान ले रहा है। एग्जैक्ट वर्ड ये है।
पहले जब जब 7 अक्टूबर को ये हादसा हुआ था, उस वक्त ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी वो इजराइल के साथ थी, इजराइलियों के प्रति सहानुभूति थी। लेकिन अब सहानुभूति अमेरिका के अंदर भी काफी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो उस लिहाज से ये कहें कि ये अपने आप में बहुत अच्छा प्लान होगा, ये नेतन्याहू के लिए भी अपने आप एक अच्छा एग्जिट प्लान होगा, साथ ही साथ गजा के जो फिलिस्तीनी के लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा एग्जिट प्लान होगा। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर प्लान हो सकता है। लेकिन अभी इसमें 3 चीजें होनी बाकी। पहली बात, जो मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और दुनिया के बड़े जाने माने वो इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, टॉमस फ्रिडमैन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कॉलम लिखते हैं, उन्होंने कहा देखिए अभी 3 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि नेतन्याहू ने जो बातें कही हैं या जिस प्लान के लिए वो तैयार हुए हैं, क्या वो इजराइल में हिब्रू भाषा में वही बात अपने लोगों से कहते या नहीं कहते। उनका कहना है साफ तौर पर कि दरअसल इजराइल के साथ समस्या क्या होती है कि इनके नेता प्राइवेटली तो सच जो है वो झूठ बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने लोगों से मुखातिब होते तो सच बोलते हैं। तो उन्हें इस बात का इंतजार है कि क्या नेतन्याहू जो बात ट्रंप के सामने तैयार हो रहे हैं, जिस प्लान के लिए तैयार हुए हैं, क्या वो अपने लोगों के सामने उसी बात करते हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि क्या हमास पब्लिकली इस प्लान को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये तीनों चीजें हैं। उनका कहना है कि जब जब शांति का प्रस्ताव दुनिया के अंदर आया है, तब तक उसके इंप्लीमेंट होने के कुछ समय पहले कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती जिससे कुछ शांति प्रस्ताव अपने आप में खत्म हो जाता। तो एक लिहाज से ये कहे कि ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई है, जिसपे इजिप्ट और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जिस पर एक तरीके से हमास से बातचीत करके इस प्लान को टेबल पे रखा है, अच्छा प्लान है। इसके 2 ही मुख्य बिंदु हैं, डी रेडिकलाइजेशन, यानी गजा के अंदर हमास को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और 72 घंटे के अंदर जो है उन्हें तमाम जो जिनको उन्होंने पकड़ रखा है, जिनको बंधक बना रखा है, जो इजरायली बंधक बना रखा है, उनको वापस करना पड़ेगा। और दूसरा है डीमिलिटराइजेशन, यानी इजराइल को भी जो है वो गजा के अंदर जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा और अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी इजराइल कब जाएगा इसका अभी समय तो नहीं बताया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमास ये बात मानेगा? उसने कहा कि हाँ, अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन के बाद वो उतरेगा और मानेगा कि हाँ, हम लोग हटते हैं, आप लोग आ जाइए और आपकी जो सेना होगी वो पुलिस का काम करेगी या सेना का काम करेगी, किसको? वो भी एक सवाल है। देखिए, हमास के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन हमास के सामने दिक्कत क्या है कि हमास ने 2009 के आसपास, अगर मेरी स्मृति अगर मेरा साथ दे रही है, तब से वो लगातार गजा के अंदर सरकार में सत्ता में है और वो आतंकवादी संगठन था, चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद उसने वहां की सत्ता पे कब्जा किया है और उसके बाद लगातार वहां सत्ता पे कब्जा में। ये जो पीस प्लान है, इस प्लान की जो सबसे बड़ा बिंदु है वो यही है कि हमास के लोगों को सत्ता प्रतिष्ठान से भागना पड़ेगा। उनको सत्ता प्रतिष्ठान की तरीके की कोई भागीदारी नहीं होगी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमास को अब ये चूज करना है कि उनको जो फिलिस्तीन लोग जो रोजाना मारे जा रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और पूरी तरीके से गजा एक तरीके से अनलिवेबल हो गया है, जहां पे अब रहना लगभग असंभव वाली स्थिति हो गई है। वहां बड़े पैमाने पर भुखमरी इस वक्त है और बच्चों की जो हालत है वो तो देखने लायक नहीं है। मतलब उनको देखने के बाद रोने का मन करता है, इस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। और दूसरा, उनको करना है कि सत्ता में रहना। तो अगर वो सत्ता में रहने की बात मानेंगे तो इस प्लान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर उनको फिलिस्तीनियों के हित की चिंता है, फिलिस्तीनियों के जानमाल की चिंता है और उनको गजा को बचाए रखने की अगर चिंता है, तो फिर उनके पास इससे बेहतर कोई प्लान नहीं होगा। और इजराइल के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। इसलिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर भी उनका सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, काफी हद तक कम हो गया है। इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ माहौल पिछले 2 सालों से, तो खैर इस 7 अक्टूबर घटना के पहले से उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल था, वो माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जिस हमास को लेकर उनके मन में चिंता का प्रश्न था, वो हमास भी अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। हिजबुल्लाह जो लेबनान से ऑपरेट करते थे, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप लगभग खत्म हो गई है, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। साथ ही साथ ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, तो ईरान भी कमजोर हो गया। और देखिए, ईरान की वजह से ही हमास और हिजबुल्लाह या हुती ये संगठन खड़े हुए थे और लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
लेकिन आज की तारीख में हमास की स्थिति सबको पता है, हिजबुल्लाह की स्थिति सबको पता है, तो ईरान भी अपने आप पे काफी कमजोर हो गया और उसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप सीरिया में देखें, वहां से भी बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। सीरिया के अंदर वहां सत्ता का परिवर्तन हो चुका है और साथ ही साथ यमन की भी स्थिति बहुत, तो अगर स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो इजराइल के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ईरान बहुत कमजोर है, हिजबुल्लाह लगभग खत्म हो गया है, हमास की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। तो जो वो फायदा चाहते थे कि एक लंबे समय तक उनके इलाके में किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, उनके लोगों को जान माल ना हो, वो स्थिति है। अगर वो ये चाहते कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। आतंकवादी संगठन कमजोर हो जाते हैं लेकिन खत्म बहुत मुश्किल से होते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इजराइल के लिए भी विन विन सिचुएशन है और फिलिस्तीनियों के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन एक चीज जो फिलिस्तीनियों के बारे में कही जाती है और एक चीज जो इजरायलियों के बारे में कही जाती है वो ये कि इजरायली हमेशा मिनिमलिस्ट पोजीशन पे बात करते हैं और जो फिलिस्तीनी हैं या जो 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 इस्लामिक समुदाय के लोग हैं वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। यानी इजरायलियों को लगता है कि अगर 2 चीज भी मिल जाए तो हमको ले लेना चाहिए। फिलिस्तीनियों को लगता है अगर 10 में से 8 मिल जाए तभी हम उसको तैयार होंगे। अगर इस अप्रोच पे काम करें तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि इससे बेहतर एग्जिट रोड ना तो फिलिस्तीनियों को मिल सकता है और ना ही इजरायली को मिल सकता है। अब निर्भर करता है उनकी लीडरशिप कैसी है। मान लीजिए नहीं माना हमास, फिर नहीं माना तो ये ब्लडशेड चलता रहेगा, ये तो नरसंहार चलता रहेगा। जिस तरह इस वक्त जो लीडरशिप इस वक्त जिन इजराइल नेतन्याहू के नेतृत्व में जो लोग हैं, वो तो पूरी तरीके से गजा को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, वहां से फिलिस्तीनियों को पूरी तरीके से हटा देना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी है। हाँ, उनमें किसी तरीके की कोई दया मोह माया बची नहीं है। वो तो जहां पे लोगों को एड्स दी, ह्यूमैनिटेरियन एड्स दी जा रही, वहां पे बम फोड़ रहे हैं। जो पत्रकार है, कम से कम 200 से ज्यादा पत्रकारों की जानें जा चुकी हैं और टारगेट करके पत्रकारों को मार रहे हैं। तो उस लिहाज से ये स्थिति हमास के लिए तो कम से कम बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी मानवीय क्राइसिस है। इससे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पिछले कई दशकों में पूरी दुनिया ने नहीं देखी है। जो स्थिति इस वक्त वहां पे लगभग 90% गजा इस वक्त फ्लैट हो गया है। मतलब वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, विध्वंस है, विनाश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूरी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है वहां पे। तो अगर हमास वाकई में उसको अपने देश की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, तो उसको ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए और सत्ता से बेदखल हो जाना चाहिए। ठीक। थोड़े दिन पहले जब ट्रंप ने बोला था कि हम गजा को न्यू रिवेरा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और एक एआई का वीडियो भी डाला था वहां पर, तो बड़ा शानदार दिखाया गया था। उसके बाद रशिया का जो बयान था वो दूसरे तरीके का था। रशिया और ईरान पर आप क्या कहेंगे, इसको कैसे लेंगे प्रमुख और उनके लिए क्या होगा? आज की तारीख में ईरान कोई बहुत ज्यादा मदद करने के लिए तैयार, मदद करने की स्थिति में नहीं है और ना ही रूस भी किसी तरीके की मदद करने की स्थिति में। रूस अपने आप में यूक्रेन में उलझा हुआ है, वहां उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं, वहां उसकी अपनी अलग चिंताएं हैं, अलग दिक्कतें वहां पैदा हो रही है और वहां भी ये कोशिश की जा रही है कि उस युद्ध को खत्म किया जाए। तो इसीलिए अगर आपने पिछले 2 सालों के अंदर देखा होगा तो रूस कोई बहुत बड़ी मदद फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। ईरान भी एक सीमा के बाद मदद नहीं कर पाया है। जिस हिजबुल्लाह ने मदद करने की कोशिश की थी, जिन्होंने इजराइल के साथ बमबारी की थी, वहां पे मिसाइल छोड़े थे, वो आज कहाँ है आप देख लीजिए। पूरी लीडरशिप उनकी खत्म हो चुकी है, हमास की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, हूती की लगभग पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो ये तमाम संगठन है जिनकी लीडरशिप आज की तारीख में बहुत खत्म। खुद इजराइल की अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त जो पब्लिक प्रेशर है, जो जन दबाव है, बहुत ज्यादा इस वक्त है। और वो न केवल डेमोक्रेट्स, 10 में से 8 डेमोक्रेट्स ये मान रहे हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो ठीक नहीं है। उसी तरीके से 10 में से 5 या 6 रिपब्लिकन्स मान रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो 40% आबादी अमेरिका की आज की तारीख में मानती है कि इजराइल जानबूझ के वहां लोगों का कत्लेआम कर रहा है। तो ये प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, इंटेलेक्चुअल से प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका को अगर ये लगेगा कि यार, डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लगेगा कि इजराइल पॉलिसी की वजह से अगर रिपब्लिकन्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अमेरिका की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर बहुत खराब हो जाएगी, तो और अमेरिका ने जिस दिन अपना सपोर्ट वापस लिया उस दिन तो इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकता बिना अमेरिका के। तो ये जो दबाव है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका
का दबाव कितना ज्यादा है। और सबसे बेहतर बात उसमें यह है कि खुद ट्रंप, जब बोर्ड ऑफ पीस है, जो पूरा डीमिलिटराइजेशन के बाद जो पूरा डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है, कैसे वहां शांति बहाल की जाएगी, कैसे वहां लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी, कैसे वहां पूरा डेवलपमेंट होगा, उसको वो खुद पर्सनली अपने लेवल पे सुपरवाइज करे। तो एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे लगा। उसमें टोनी ब्लेयर जैसे लोग भी हैं जो बड़े विजनरी प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में एक जमाने में थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लिहाजा अगर उनको ये गुड सेंस प्रोवेल करे उनके दिमाग के ऊपर, तो अगर वो सोचे कि ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी भी, जी बिल्कुल ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी भी दांव पर है। तो आखिरी सवाल ये है कि जो जो उनका ख्वाब है नोबेल पुरस्कार, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी बोले थे कि अगर आप ऐसा कर दीजिए, आप ले लीजिए, उम्मीद बढ़ेगी फिर। नहीं, देखिए, अगर गजा के अंदर शांति होती है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल अगर इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आज की तारीख, अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो तमाम विवादों के बावजूद भी, उनकी तमाम सनकियों के बावजूद भी, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े दावेदार होंगे। अब देना ना देना वो तो वहां की नोबेल पीस कमेटी तय करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन नरसंहार को रुकवा देना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार की बात तो अब देखी जाएगी जो भी होगा, लेकिन हमास पर नजरें सबकी हैं। वो अध्ययन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, क्या बयान आएगा, उसके बाद गजा में शांति होगी, या जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अगर नहीं माना तो क्या तूफान आएगा। क्योंकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि मानो या ना मानो, ये प्लान तो आगे जाएगा। तो जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।